प्रिय विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग यानी निगम लेखांकन की महत्वपूर्ण चैप्टर की अपन चर्चा कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र। एकीकृत वित्तीय विवरण पत्रों में मुख्य है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी समेकित चिट्ठा या एकीकृत चिट्ठा। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस लेक्चर को और इस लेक्चर की आगे की कड़ियों को पूरा सुने, ध्यान से सुने और समझें, ताकि ये मुश्किल सा चैप्टर आप लोगों के समझ में आ सके। आज के इस लेक्चर में अपन केवल बात करेंगे कंसेप्ट मीनिंग ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी का, कि एक सूत्रधारी कंपनी होती है, एक सहायक कंपनी होती है। जब तक सूत्रधारी और सहायक कंपनियों का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक एकीकृत वित्तीय विवरण की बात भी पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि सूत्रधारी कंपनी क्या होती है, सहायक कंपनी क्या होती है और एकीकृत वित्तीय विवरणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है तब तक हम उस कार्य को नहीं करते हैं, उस तथ्य को नहीं समझते हैं। इसलिए एकीकृत वित्तीय विवरणों की आवश्यकता को ध्यान से समझना है ताकि एकीकृत वित्तीय विवरणों का कंसेप्ट समझ में आ सके और फिर एकीकृत वित्तीय विवरण बनाना हम सीख सकें। तो आइए अपन बात करते हैं अगली स्लाइड में एकीकृत वित्तीय विवरण। यहाँ इस स्लाइड में जो चीज़ें अपन देख रहे हैं ध्यान से देखिए। व्यावसायिक संयोजन, व्यावसायिक संयोजन का मतलब होता है कि दो अथवा दो से अधिक जो बिजनेस अलग अलग चल रहे हैं उनको अलग अलग स्वामित्व में रहने के बावजूद एक नियंत्रण में लाना व्यावसायिक संयोजन कहलाता है। तो व्यावसायिक संयोजन के अंतर्गत कुछ कंपनियां स्वतंत्र होते हुए भी कुछ छोटी कंपनियों के व्यवसाय पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। ऐसी स्थिति में एक कंपनी सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक कंपनी और दूसरी कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है। क्या होता है कि दो कंपनियां अलग अलग चल रही हैं, दोनों का स्वामित्व अलग अलग है, दोनों का वैधानिक अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी एक कंपनी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। तो जो नियंत्रण स्थापित करने वाली कंपनी है वो नियंत्रक कंपनी कहलाती है और जो नियंत्रित होने वाली कंपनी है वो सहायक कंपनी कहलाती है। यहाँ से शुरू होता है होल्डिंग कंपनी एवं सब्सिडियरी कंपनी का कंसेप्ट। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 287 के अनुसार सहायक कंपनी की परिभाषा दी गई है कि सहायक कंपनी वह कंपनी है जिसके संचालक मंडल के गठन पर किसी अन्य कंपनी का अधिकार है। संचालक मंडल यानी डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर का जो बोर्ड होता है उस बोर्ड का गठन होता है सभी डायरेक्टर को मिलकर के। यहाँ हमने दिखाया है कि संचालक मंडल के गठन पर किसी अन्य कंपनी का अधिकार। तो संचालकों का चुनाव कैसे होता है? वैसे तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ के अंतर्गत कुछ पढ़ा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए उद्देश्य से अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी कंपनी के संचालक मंडल का गठन होता है उसके अंशधारियों के द्वारा, समता अंशधारियों के द्वारा। समता अंशधारी अपने वोटिंग पावर से संचालकों का चुनाव करते हैं और जो संचालक चुने जाते हैं उनकी सहायता से संचालक मंडल बनता है।
तो समता अंश पूंजी का 50% से अधिक हिस्सा यदि किसी एक ही कंपनी के पास है तो वोटिंग पावर उस कंपनी के पास चली गई, और जिस कंपनी के पास वोटिंग पावर 50% से ज़्यादा है उसका संचालक मंडल के गठन पर अधिकार होता है। ऐसी कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। देखिए, संचालक मंडल के गठन पर अधिकार जिसका होता है, किसका होता है? जिसका समता अंश पूंजी का 50% से अधिक हिस्सा किसी अन्य कंपनी के पास हो। अब जिस कंपनी के पास समता अंश पूंजी का 50% से अधिक हिस्सा है वो कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। सामान्य रूप से यदि अपन समझना चाहें तो सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी है जिस कंपनी के पास किसी अन्य कंपनी के 50% से अधिक, यानी किसी कंपनी के मान लीजिए कि 10,000 समता अंश हैं तो 5,000 50% हुआ, तो 5,000 समता अंशों से अधिक 5,001 अंश यदि किसी कंपनी ने क्रय कर लिए हैं, एक अकेली कंपनी ने, तो क्रेता कंपनी जो है, खरीदने वाली कंपनी जो है वो सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। और जिस कंपनी के अंश खरीदे जाते हैं वो उसकी सहायक कंपनी कहलाती है। तो ये सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी का कंसेप्ट है। आगे अपन बात करते हैं कि सूत्रधारी कंपनी के लेखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके अकाउंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए, पढ़िए। लेखों पर क्या प्रभाव है कि हालांकि सूत्रधारी कंपनी व सहायक कंपनी दोनों का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, दोनों कंपनियां अपने अपने खाते अलग अलग बनाती हैं, फिर भी सूत्रधारी कंपनी की पूंजी का कुछ हिस्सा सहायक कंपनी में विनियोजित होता है। सूत्रधारी कंपनी की पूंजी का कुछ हिस्सा सहायक कंपनी में विनियोजित होता है, यानी इन्वेस्ट होता है। अतः सहायक कंपनी की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति और सहायक कंपनी का लाभ अथवा हानि से सूत्रधारी कंपनी भी प्रभावित होती है। ये महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए कि मान लीजिए किसी कंपनी की पूंजी 10 रुपए है और 10 रुपए में से 3 रुपए उस कंपनी ने किसी अन्य बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उस अन्य बिजनेस के द्वारा जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो उस 3 रुपए का लॉस या प्रॉफिट है। इसलिए 3 रुपए की पूंजी जो विनियोजित हुई है उसके कारण से दूसरे बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसी कारण कंपनी अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी अपने विनियोगों, अपने देनदारों, ऋण एवं अग्रिमों, लेनदारों के संबंध में यह सूचना अलग से देवे कि इनमें से, अर्थात देनदारों में से, विनियोगों में से, ऋण एवं अग्रिमों में से, इनमें से कितनी राशि सहायक कंपनी से संबंधित है। तो प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को अपने बैलेंस शीट में सारी सामान्य सूचनाएं देने के साथ साथ एक अलग से शेड्यूल देना पड़ेगा, एक अनुसूची देनी पड़ेगी। उस अनुसूची में वो सूत्रधारी कंपनी यह बताएगी कि हमारे जो देनदार हैं, डेटर्स हैं, उन डेटर्स में से कितने तो हमारे सहायक कंपनी से पैसा लेना है और कितने अन्य लोगों से लेना है। इसी तरीके से जो सूत्रधारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट हैं संपत्ति पक्ष में, उन इन्वेस्टमेंट में से कितना इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी में किया हुआ है और कितना इन्वेस्टमेंट उसका अन्य कंपनियों में या अन्य स्थानों पर किया हुआ है। इसी तरह से सारी सूचनाएं अलग अलग देनी पड़ती हैं। उपरोक्त के अलावा, इन सब के अलावा, उपरोक्त के अलावा धारा 129(3) के अंतर्गत सूत्रधारी कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण पत्र भी तैयार करना होता है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अपन यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है कि
समेकित वित्तीय विवरण पत्र या एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र क्यों तैयार करना पड़ता है? क्योंकि धारा 129(3) में ये प्रावधान है। समेकित या एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र कौन तैयार करता है? तो सूत्रधारी कंपनी के द्वारा समेकित वित्तीय विवरण पत्र तैयार किया जाता है। सहायक कंपनी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बनाएगा? होल्डिंग कंपनी बनाएगी। इसलिए पहले होल्डिंग कंपनी को अच्छे से समझ लेना है। फिर आगे देखिए कि समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त कंपनी लेखा नियम 2015 में एक व्यवस्था और है। वो क्या व्यवस्था है कि निर्धारित फॉर्म AOC फर्स्ट में भी सहायक कंपनी से संबंधित सूचनाएं देनी होती हैं। अर्थात कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, और इनके अलावा फॉर्म AOC में भी सहायक कंपनी से संबंधित सारी सूचनाएं जो निर्धारित प्रारूप है उसके अनुसार देनी पड़ती है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये AOC फर्स्ट क्या है? ये AOC फर्स्ट कौन तैयार करता है? ये AOC फर्स्ट कब तैयार किया जाता है? इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न 2-2 नंबर के बन रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान से रखना है, ध्यान देना है, याद रखना है। अपन आज के इस लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे और अब एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र बनाने के लिए और क्या जरूरी कंसेप्ट हैं और ये एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र कैसे तैयार किए जाते हैं, ये सारी बातें अपन करेंगे अगले लेक्चर में। तो यदि आपने इस लेक्चर को पूरा सुना है, पूरा देखा है, तो नोट्स बना करके कंटिन्यू में जो दूसरा लेक्चर आए उसको भी ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। धन्यवाद।